Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we start our lecture, second online lecture, Fundamental Theorems of Arithmetic. कल की लेक्चर में एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया मैं कोई क्वेश्चन उसने पूछी, मैंने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद किसी स्टूडेंट ने कोई आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा। आप प्लीज़ इसको रीड कर ले, ट्राई कर ले और क्वेश्चन कर ले प्लीज़। कल भी आप इस टाइम पर क्वेश्चन कर सकते हैं 10 से 11 तक या 12, 1 जो भी है, इस टाइम में आप क्वेश्चन कर ले प्लीज़। कल आपके पास 20 लेक्चर का टाइम है। अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है आप देख सकते हैं इधर। एवरी इंटीजर n greater than 1 can be represented as a product of prime and their representation is unique except for the order in which they are written। मतलब है कि जो भी इंटीजर 1 से ग्रेटर होगा वो हम प्रोडक्ट के प्राइम में लिख सकते हैं। जो भी नंबर 1 से ग्रेटर होगा वो हम प्रोडक्ट के प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा एक्सेप्ट ऑर्डर। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप 4 ले ले, 4 2 ज़र भी 2 प्राइम। आप 6 ले ले तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऑर्डर का मतलब ये है कि आप 2 ज़र भी 3 भी लिख सकते हैं, 3 ज़र भी 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। अभी इस थ्योरम को हम प्रूव करना चाहते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे आई थिंक कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट जो भी नंबर 1 से ग्रेटर होगा वो हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकेंगे एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल आप 6 लिखेंगे, कोई और नंबर ले ले 12 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ज़र भी 2 और 2 multiplied by 3 multiplied by 2. So now we are going to prove the theorem. Theorem को देख ले, we prove the first part of the theorem by induction on n. The theorem is true for n is equal to 2. Why? अगर आप n 2 ले ले तो 2 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है। So the result is true because 2 is equal to 2. इस तरह अगर आप 3 ले ले, 3 is equal to 3. सो 4 ले ले तो आप 4 लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 5 लिख सकते हैं एज ए 5। 6 लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। Therefore, let's suppose that the theorem is true for n is equal to 3, 4, 5, k minus 1. We have to show that the result is true for n is equal to k. ये इंडक्शन की प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। If k is prime then it is true for n is equal to k and the induction is completed। अगर k prime हो then it is true because मैंने already explain किया। अगर आप k prime ले ले तो every prime is equal to itself, तो इसमें फिर ज़रूरत नहीं है कि as a product of prime हाँ हम इसको लिख सकते हैं because 2 is equal to 2, 3 is equal to 3, 5 is equal to 5, 7 is equal to 7, 11 is equal to 11। So we suppose that the result is true for n is equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें आप 6 ले ले तो 6 can be written 2 multiplied by 3 up to k minus 1। This is the induction hypothesis and we will show that the result is true for n is equal to k। So if k is prime then it is true because n is equal to k and the induction is complete। Now suppose that k is composite। आपको पता है कि अगर k composite हो तो फिर हम के आप इस तरह लिख सकते हैं। के फॉर एग्जांपल कंपोजिट हो तो आपको के इस तरह लिख सकते हैं। के कंपोजिट हो देन के इज इक्वल टू k1 मल्टीप्लाइड k2। लेकिन k1 k2 में ये कंडीशन होगा कि k1 भी लेस देन k होगा और k2 भी लेस देन के होगा। आप देख ले
इधर ही देख ले k1 is equal to k1 k2 less than k, because we know that every composite number can be represented as a product of two number where those numbers should be less than k by induction hypothesis. Now induction hypothesis में हमने क्या लिया है कि the result is true for n is equal to 3 4 5 k minus 1. इंडक्शन हाइपोथेसिस इंडक्शन उन नंबर्स के लिए ट्रू है जो k से लेस है। अभी k1 और k2 दोनों k से लेस है, इसका मतलब ये है k1 भी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सिमिलरली k2 भी k से लेस है। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, क्योंकि बाय इंडक्शन में हमने सपोजिशन ये लिया है कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k माइनस 1, मतलब ये है कि रिजल्ट उन नंबर के लिए ट्रू है जो k से स्मॉल है। अभी के हमने कंपोजिट लिया क्योंकि प्राइम के लिए कहानी कंप्लीट हो गई, तो अगर के हमने कंपोजिट लिया फिर के हम लिख सकते हैं k1 मल्टीप्लाइड बाई k2। लेकिन आपको याद है कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन के k1 भी k से स्मॉल होगा और k2 भी k से स्मॉल होगा। अभी देख ले तो k1 k से स्मॉल है, इसका मतलब ये है बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस k1 भी कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, k1 भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा और k2 भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। मीन्स हेंस k बीइंग द प्रोडक्ट, और k किसका प्रोडक्ट है k1 k2 की। सो k1 में भी प्राइम है और k2 में भी प्राइम है, विच प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स दैट द रिजल्ट इज ट्रू। आप इधर देख सकते हैं k1 k2 कैसे स्मॉल है, k1 भी, इसका मतलब ये है आप देख ले कि इंडक्शन हाइपोथेसिस से k1 कैसे स्मॉल है, k2 भी कैसे स्मॉल है। अभी इंडक्शन हाइपोथेसिस में रिजल्ट ट्रू है कौन से नंबर्स के लिए जो कैसे स्मॉल हो, इसका मतलब ये है कि k1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। फॉर एग्जांपल वह हो p1 डैश p2 डैश p2 डैश, इस तरह प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के एक्सप्रेस होगा। इस तरह k2 भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, q1 q2 q3। अभी k1 k2 क्या है, k1 k2 को अब देख ले तो k1 k2 ये अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देयरफॉर ही राइट दैट एंड हेंस k being the product of k1 k2 can be expressed as a product of prime। देयरफॉर n is equal to p1 p2 pr ps r prime। अब ये n क्या है, ये n एक्चुअली k है, लेकिन k किसके बराबर है, k1 k2 की। लेकिन k1 किसके बराबर है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है और k2 भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो एक्चुअली ये n जो आपको नजर आ रहा है p1 p2, इसमें k1 का भी फैक्टराइजेशन है और k2 का भी फैक्टराइजेशन है। देयरफॉर अगर हम k कंपोजिट ले ले देन k कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए product of prime। Further we show that this representation is unique। Further we show that this representation is unique, कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप n6 ले ले तो 6 कैन बी रिटर्न 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अभी इसमें हमने ये प्रूफ ये करना है कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। इसका क्या मतलब है, आप 6 ले ले तो 6 कैन बी रिटर्न 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनिक का मतलब ये है कि 6 के लिए सिर्फ ये 2 प्राइम एग्जिस्ट होते हैं, कि ये यूनिक का मतलब ये है कि 6 के लिए ये 2 प्राइम एग्जिस्ट करते हैं, 2 and 3। 6 कैन बी रिटर्न इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। आप 12 ले ले तो 12 कैन बी रिटर्न 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 r, 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 r, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3।
अगर आपको 12 लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो इसका इस यूनिक 2, 2 और 3 ये नंबर होंगे जो 2 और 3 इसके प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। अभी इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। We now prove this the representation of n is unique. If not, suppose n is another representation. एक नंबर है, मैंने दो रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया। n is equal to q1, q2, q is और प्राइम। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट में जो ये प्राइम है, ये नंबर है, ये प्राइम्स है। और इस तरह n ऑलरेडी मैंने एक में एक्सप्लेन किया है कि n is equal to p1, p2 where p is और प्राइम। ये n के बराबर है, सो p1, p2, pr इज इक्वल टू q1, q2, qs। अब इक्वेशन 3 को देख ले। अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर हो, फॉर एग्जांपल इसमें b2 हो, इसमें b2 हो, या इसमें b3 हो, इसमें b3 हो, तो आप उसको कैंसिल कर लें। वी कैंसिल द कॉमन प्राइम डिवाइजर इफ एनी, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम इसको कैंसिल करते हैं। अब द टू साइड ऑफ द इक्वेशन 3 एंड रीराइट इन द फॉर्म, और अगर इसमें कोई कॉमन है तो हम उनको कैंसिल करते हैं एंड देन वी राइट अगेन। कैंसिलेशन के बाद इसमें we cancel the common prime divisor f any of the two sides of the equation 3 and rewrite n in the form p1, p2, pi, q1, q2, qj। लेकिन याद रख ले, ये p1 से लेकर pi तक इसमें और इसमें अभी कोई कॉमन नहीं है। कॉमन इस इक्वेशन 3 में अगर कॉमन एग्जिस्ट होता है देन वी कैंसल दोज एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ सिंस इसको देख ले, where I greater than 1 and j greater than or equal to 1 and all the p's are different from q's। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें अभी कॉमन नहीं है, इस वाले साइड में और इसमें जो प्राइम्स है वो अभी इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन ऑल द p's are different from the q's since p1 divide the left hand side of 4। अब p1 इसमें क्लियर है कि p1 इस साइड को डिवाइड करता है, लेकिन ये साइड तो इसका बराबर है। इसका मतलब ये है p1 इसको डिवाइड करेगा। इसका ये मतलब है, ये देख ले इधर, कि इसके कैंसिलेशन के बाद आप अगर इसको देख ले, वी विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ इसमें क्लियर है कि p1 डिवाइड दिस साइड, लेकिन ये साइड इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि p1 डिवाइड्स q1, q2, qj। अगर आपको इससे पहले एक क्रोलरी याद है, अगर ये b प्राइम है और ये b q1, q2, qj b प्राइम है, ये दिस p1 डिवाइड दिस साइड, देयरफॉर p1 डिवाइड दिस साइड। इट मींस p1 must be equal to q1 or q2, qj, otherwise p1 cannot divide this side। Therefore let's see here, ये p's are different, ये p's are different from q's since p1 divide the left hand side upon, so it must divide the right hand side। p1 q1, q2, qj को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है ये p1 इस q1, q2, qj में एक के बराबर होंगे, लेकिन दिस इज द कंट्रोडक्शन बिकॉज हमने सपोजिशन में ये दिया था कि ये डिफरेंट है, बट इधर ये p1 k के बराबर है। ये कंट्रोडक्शन किस अजम्पशन की वजह से आ रहा है, that n can be represented in two different ways is wrong, and so the representation one is unique। Now remarks,
It is not necessary that the prime in the factorization of integer be distinct। इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम थ्योरम ये है कि एवरी इंटीजर n कैन बी ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो दिस प्राइम कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट। एक प्राइम एक से ज्यादा दफा भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल 12 हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। सो लाइक दिस, सो एनी इंटीजर n कैन बी रिटन p1 alpha 1 p2 alpha 2 pk alpha k p or p1 p2 less than। this is called the standard form of n। the above theorem is also called the unique factorization theorem। अभी एक दूसरी मेथड है वेरी सिंपल कि another method of finding the greatest common divisor। हम दो इंटीजर गिवन है a और b, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम किस तरह फाइंड करेंगे? आपको याद है हमने अभी एक्सप्लेन किया कि एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अभी a एक नंबर है, a उसका फॉर एग्जांपल ये देख ले, a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ये a है 12, b है 18। ये एक मेथड है, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ग्रेट ए को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। बी को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। 2 दूनी 4 और 3 2 3 3 9 9 2 18। अभी इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का क्या प्रोसीजर है इधर देख ले। लेट p1 p2 pr be the distinct prime which occur in the standard form of both a and b। let us suppose that for each I occur means 2 इसमें 2 दफा आया है, इसमें 3 2 दफा आया है। इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, अभी इसमें 12 पावर 18 का आपने फैक्टराइजेशन लिख लिया। 12 का फैक्टराइजेशन क्या है? दिस इज इक्वल टू 12 का, ये 12 का फैक्टराइजेशन है। ये किसका फैक्टराइजेशन है? ये 18 का फैक्टराइजेशन है। अभी हमने इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। वेरी सिंपल प्रोसीजर है, आप इसमें देख ले। 2 इसमें कॉमन है, 2 ले ले और इसमें जो पावर होगा 2 है, इधर पावर 1 है। हाँ, अगर एक चीज में नहीं है तो उसमें फिर अपनी 0 लेना है मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और चीज का अगर आपने लेना है, फॉर एग्जाम्पल अब इस एग्जाम्पल को देख ले, इसके बाद मैं एक दूसरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। इसमें मिनिमम जो होगा कि लेट ए इधर देख ले, लेट अस सपोज दैट फॉर ईच आई 1 2 3 p occur alpha I times in the factorization of a and beta I time occur in the factorization of b, and let the minimum alpha I be to denote the integer which is the smallest of the two integer alpha I, then easily check that a b का greatest common divisor इसके बराबर होगा p1 के पावर क्या लगा, ये मिनिमम अल्फा 1 बीटा 1, p2 की बजाय मिनिमम अल्फा 2 बीटा 2, pr ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। इधर मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप देख ले। फॉर एग्जांपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैक्सिमम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैक्सिमम लेना है। इसमें मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पर इसका फाइंड करना है 24 और 20 का, या फॉर एग्जांपल 20। हाँ, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने फाइंड करना है। 24 का फैक्टराइजेशन लिख ले, आपको पता है 24 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 2 की पावर फिर क्या होगा, 2 3 6 4 24 4। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 3
मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बराबर होगा, और 20 हम किस तरह लिख सकते हैं, 20 हम लिख सकते हैं इस तरह, देख लिया आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, दूनी 4 4 5 20। अभी इसका हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। अभी 2, अभी इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 3 इसमें नहीं है, तो इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं, अभी देख ले, 5 पावर 0, इसमें हम लिख सकते हैं 3 पावर 0। अभी ये देख ले, इसका हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस इज इक्वल 2 की पावर 3 और 2 में मिनिमम क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इधर इस पर पावर 1 है, इधर 0 है, 1 और 0 में मिनिमम क्या है, 0, तो 3 की पावर 0 मल्टीप्लाइड 5 की इधर पावर 1 है, इधर 0, तो 5 की पावर 0, 2 की पावर 2, 4 आया, 4 ज़रब 1, तो 4 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 4 is the greatest common divisor। 4 पंजा 20, 4 छक्के 24। दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का प्रोसीजर है कि आपने मिनिमम लेना है। इस तरह पहले 1 नंबर का 2 नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह कर ले, पहले नंबर का फैक्टराइजेशन लिख ले, प्राइम फैक्टराइजेशन P1 इस तरह, दूसरे नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ले, फिर उन दोनों में, इसमें भी P1 अफियर होगा, इसमें भी, इसमें जो कॉमन है 2 पावर मिनिमम ले ले, इधर पावर 3 है, इधर 2 है, 3 इसमें नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 0 में 0 मिनिमम है, 5 0 5 1 0 और 1 में मिनिमम 0 है, सो 4 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। आप ट्राई कर ले, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दैट ए बी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल फिर आप उसमें मैक्सिमम ले ले 3 1 1, ठीक है। ये है प्रोसीजर किस चीज का, आप लोगों ने जो अभी मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, आप लोग इस पर और एग्जाम्पल बी कर ले और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी ट्राई कर ले। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आप लोगों ने मैक्सिमम लेना है, एंड आई थिंक द रिजल्ट विल बी ट्रू। नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन, शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग n-1 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज प्राइम, कि ये n फैक्टोरियल प्लस 2 ये इंटीजर प्राइम नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हम इसमें एक सॉल्व करते हैं, द रिमेनिंग यू कैन डू। हेंस शो दैट अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर n, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड n कंसेक्यूटिव कंपोजिट इंटीजर। फॉर एग्जांपल प्रूफ ये करना है कि ये n फैक्टोरियल प्लस 2 ये प्राइम नहीं है। n फैक्टोरियल प्लस 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बराबर है 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब n प्लस 2। अभी इसको देख ले, ये जो नंबर है ये इस नंबर को देख ले, इस नंबर को देख ले, ये नंबर, ये वाला साइड दिस इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज हियर मल्टीपल ऑफ 2, और ये भी 2 पर डिविजिबल है, 2 पर ये भी डिविजिबल है और ये भी 2 डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है n फैक्टोरियल प्लस 2 का एक डिवाइजर मिल गया। वो कौन सा डिवाइजर है, 2, जो प्राइम डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा नंबर इज सेड टू बी प्राइम डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन ये 1 पर भी डिविजिबल है, अपने आप पर भी डिविजिबल है, लेकिन इसका एक और डिवाइजर मिल गया। कौन सा डिवाइजर, 2 क्यों बना, क्योंकि 2 डिवाइड दिस साइड, ये वाला साइड 2 डिवाइड करता है, एंड आल्सो 2 डिवाइड दिस, it means 2 divide this and 2 divide this, so 2 divide this sum, it means this number is not prime. Similarly you can show that n factorial plus 3 is not prime, n factorial plus 4 is not prime, n factorial plus n is not prime. We continue further.
इधर देख लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 245 और 350 इक्वल टू 245 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 7 स्क्वायर, 3115 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 स्क्वायर 5 7, तो 5 के पावर 1, इधर 5 के पावर 1 है, इधर 1 है, तो मिनिमम 1 1 में 1 होगा। 7 के पावर है स्क्वायर, इधर है 1, तो स्क्वायर 2 और 1 में मिनिमम 1 है। इधर 3 नहीं है, इधर 3 की पावर 0 आप लगाइए, तो 3 की पावर 0 1 इस वजह से नहीं लगाया है। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। ये आप एक्सरसाइज ट्राई कर ले, एक्सरसाइज सिंपल है। मैं इसके बाद जाना चाहता हूँ, एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस लेक्चर का इस पार्ट में हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमेलिटी मीन्स in order to determine whether a given integer is prime or not, अभी हमें ये फाइंड करना है कि ये नंबर प्राइम ये है या नहीं है। वी मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम। इस थ्योरम से पहले जो एक्सरसाइज है आप लोगों ने इसको वेरी केयरफुली सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स आप इसको सीरियस ले लें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ ये थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर n हैज ए प्राइम डिवाइजर। जो भी कंपोजिट नंबर होगा, इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर एक नंबर कंपोजिट है तो वो प्राइम नहीं होगा, अगर कंपोजिट नहीं है तो वो प्राइम होगा 1 के अलावा, बिकॉज 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, बी केयरफुल। नाउ ये थ्योरम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये थ्योरम स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर n हैज अ प्राइम डिवाइजर। जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसका एक प्राइम डिवाइजर होगा, लेकिन वो डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू n अंडर द रूट। अब इसके एग्जांपल में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देख ले, फॉर एग्जांपल कि 20 प्राइम है, 20 कंपोजिट नंबर है, तो इस थ्योरम के जरिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 20, अभी 20 अंडर द रूट, 20 अंडर द रूट 4 मीन्स प्राइम डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू 20। तो 20 अंडर द रूट से लेस क्या होगा? फॉर एग्जांपल 4, क्योंकि 16 अंडर द रूट 4 के बराबर है, 20 अंडर द रूट अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग है, तो अभी 4 डिवाइड्स 20, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट प्राइम। आप 30 को ले ले, तो 30 अंडर द रूट अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग लेस देन और इक्वल, एक नंबर जो इसके अंडर रूट से स्मॉल हो, तो 5। नाउ 5 डिवाइड्स 30, सो 30 इज नॉट प्राइम बट 30 इज कंपोजिट। हाँ, अगर एक नंबर प्राइम है तो इसका सम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल 31 प्राइम है, अभी देख ले 31 प्राइम है, 31 आपको याद है ना, 31 अंडर द रूट अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाता है? अप्रॉक्सीमेटली हमने इंटीजर लेना है, n हैज अ प्राइम डिवाइजर लेट, हमने एक नंबर लेना है कि इससे लेस देन और इक्वल, ये 31 अंडर द रूट से लेस, 31 अंडर द रूट फिर 5। अभी 5 डज नॉट डिवाइड 31, दिस इंप्लाइज ये 31 प्राइम है। अभी इसमें एक क्वेश्चन अराइज होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, ये जस्ट एक चेक है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी नंबर, बिकॉज अगर आप n अभी 33 ले ले तो उसका एक दूसरा मेथड है, फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी मैं इस थ्योरम को प्रूव करना चाहता हूँ। आप ये देख ले कि ये कंपोजिट नंबर के लिए है, ये थ्योरम एक्चुअली कंपोजिट नंबर के लिए है कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसका एक प्राइम डिवाइजर होगा, बट लेस देन और इक्वल टू n अंडर द रूट। सिंस n इज कंपोजिट, क्योंकि n कंपोजिट लिया है, सो it will have a least प्राइम डिवाइजर p। हमें पता है कि जो भी n ग्रेटर देन 1 होगा, ये थ्योरम कल हमने प्रूव किया है, आपको याद है वो कौन सा थ्योरम है? थ्योरम 3.1, थ्योरम 3.1 पेज 42 पर हमने ये प्रूव किया है कि एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम डिवाइजर, कि जो भी इंटीजर 1 ग्रेटर देन 1 होगा उसका एक प्राइम डिवाइजर होगा। इधर n कंपोजिट है तो इसका एक प्राइम डिवाइजर जरूर होगा। लेट
कि ये n दूसरा फंडामेंटल थ्योरम में हमने ये प्रूव किया है कि एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और n कंपोजिट है तो इनको हम दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n1p। अभी हमें प्रूफ ये करना है कि ये p जो प्राइम डिवाइजर होगा दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। मैंने सपोजिशन ये लिया कि सपोज this n is greater than n, we have to prove that p less than or equal to n। लेकिन सपोजिशन ये है, मैंने सपोजिशन ये लिया कि p is greater than n। अगर आप इधर देख ले n बराबर है n1p के, shows that ये रिलेशन किस तरह है, ये this shows that n1 because n1 फिर n अंडर द रूट से लेस होगा। क्यों भला? क्योंकि हमने सपोजिशन में लिया है कि p ग्रेटर देन n अंडर द रूट है। हाँ, देन ये n1 n अंडर द रूट से लेस होगा। अगर नहीं, अगर हम ये लेते हैं कि n1 ग्रेटर देन है, n1 ग्रेटर देन है n अंडर द रूट से, ठीक है जनाब, देन इसको मल्टीप्लाई करें n1p greater than n under the root the n, but this contradicts this fact because here n is equal to n1p, therefore this n1 and less than n under the root, but n under the root less than p, because we suppose that actually we have to prove that p is less than or equal to n under the root। लेकिन हमने सपोजिशन में ये लिया है कि p ग्रेटर देन n अंडर द रूट है, देन n n1p के बराबर है, ये n1p के बराबर है। दिस इक्वालिटी शोज दैट, जिस तरह हमने इधर एक्सप्लेन किया कि दिस n1 मस्ट बी लेस देन n अंडर द रूट, अदरवाइज n1p, अदरवाइज दिस रिलेशन कैन नॉट बी होल्ड। सो n1 लेस देन n अंडर द रूट, बट n अंडर द रूट लेस देन p। क्यों लेस देन p? सपोजिशन से। सो देयर एग्जिस्ट अ डिवाइजर n1। अभी ये n1 p से लेस है, और ये n1 आप इधर देख ले तो ये n1 n का डिवाइजर है, ये n1 n का डिवाइजर है, दिस n1 डिवाइड्स n, बट दिस n1 इज लेस देन p, और p हमने लीस्ट लिया है। अगर आप इधर देख ले, सिंस n इज कंपोजिट इट विल हैव अ लीस्ट प्राइम डिवाइजर p, ये p हमने लीस्ट लिया था, लेकिन इस सपोजिशन की वजह से हमें n1 एक डिवाइजर मिल गया n का जो p से लीस्ट है, विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन किस वजह से आया? ये कंट्राडिक्शन इस वजह से आया, देयरफॉर p less than or equal to n under the root, which prove the required results. Now note, in order to find out whether a given integer n is prime or not, we divide it by the prime 2, 3, q, where q is the largest prime less than or equal to n। फिर हमने इसको डिवाइड करना है। ये देख ले, दिस इज इम्पोर्टेंट, इधर देख ले, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन इंटीजर n is prime or not, we divide it by the primes 2, 3, 5, q, where q is the largest prime less than or equal to n under the root। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इस पर एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। इधर आप देख ले इस चीज को, हम एक नंबर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 37 under the root less than or equal to 6, so 2, 3, 5, ये 5, this is the largest, so 2 does not divide 37, 3 does not divide 37, 5 does not divide 37, it means 37 is a prime number। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, फॉर एग्जाम्पल आप 40 को देखना चाहते हैं, 40 कि 40 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 40 का अंडर द रूट लेस देन और इक्वल टू 6 आएगा।
6 से नीचे जो प्राइम है, लेकिन 6 बजाते खुद प्राइम नहीं है, तो वी विल नॉट इंक्लूड ए वेयर क्यू द लास्ट प्राइम। इधर देख ले क्यू, वेयर क्यू इज द लार्जेस्ट प्राइम लेस देन और इक्वल टू n, सो मीन्स 2 3 5 not 6. Now 2 divide 40, 5 divide 40, so 40 is not a prime number, 40 is composite. आप दूसरा देख ले, फॉर एग्जाम्पल 48 देख ले, सॉरी 55 देख ले, फॉर एग्जाम्पल 55 देख ले, 55 अंडर द रूट क्या लेस देन 2 3 5 5 5 25 6 6 36, लेकिन ये 6 हम नहीं लेंगे बिकॉज वी डिवाइड इट बाई द प्राइम्स 2 3 5, so 6 is not a prime, and 7 because 7 7 49 under the root is less than, so now 2 divide 5 divide 55, so this is not a composite, this is not a prime, it is a composite number. एक ये मेथड है, एक ये थ्योरम है कि आपने किस तरह एक नंबर के बारे में डिसाइड करना है कि ये प्राइम है या नहीं है, तो उस नंबर का अंडर रूट कैलकुलेट कर ले। अंडर रूट के से जो फिगर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली उससे लेस जो प्राइम है, अगर उन प्राइम में कोई भी प्राइम उस नंबर को डिवाइड नहीं करता, दैट नंबर विल बी prime, and if divides that number will be composite of। दूसरा मेथड एक्सप्लेन किया है ये वाला कि गिवन नंबर है तो आप हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं है। तो इस एग्जांपल में ये है कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर गिवन है, 100 गिवन है, 50 गिवन है, 100 गिवन है, 300 गिवन है। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इस नंबर से स्मॉल कितने प्राइम है। फॉर एग्जांपल 50 से स्मॉल कितने प्राइम है, 200 से स्मॉल कितने प्राइम है। तो ये एक टेबल में एक्सप्लेन हुआ है, आप इसको देख ले इधर कि वी मस्ट फर्स्ट राइट डाउन ऑल द इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 गिवन है तो आप 1 से लेकर 50 तक सारे लिख ले। फिर वी रिटेन 2 को हम रिटेन करेंगे एंड कैंसल ऑल द मल्टीपल ऑफ 2। सिमिलरली वी रिटेन 3 की तमाम मल्टीपल कैंसल कर ले, देन यू विल गेट द नंबर। फॉर एग्जांपल फाइंड ऑल प्राइम लेस देन और इक्वल टू 30, तो अभी 2 से लेकर 30 तक ये सारा लिखा है। 2 का मल्टीपल है 4 और 4 कैंसल कर ले, 6 8 ये 4 कैंसल है। एक मेथड है ये, एक मेथड है ये, बस जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन। 2 का मल्टीपल 4 6 8 10 12 14 16 17 20, फिर 3 का मल्टीपल 9 12 कैंसल है 15, इस तरह। फिर 4 का मल्टीपल 6 का 5 7 का। सो देयरफॉर द प्राइम लेस देन और इक्वल टू 30 आर दिस। नंबर ऑफ प्राइम्स इनफाइनाइट है। ये अबाउ एग्जाम्पल में जो प्रोसीजर एक्सप्लेन हो चुका है, इसमें ये है कि विद द हेल्प ऑफ सीवी of eroticity many tables of prime have been constituted। ये जो ऊपर वाला टेबल है इस तरीके से ये दरियाफ्त हो चुका है। ये दिस has been introduced that the number of primes are infinite। recently Beckers and दिस मैथमेटिशियन का एक नाम है ग्रोवेनबर्गर हैव फाउंड ऑल प्राइम्स कि ये इस नंबर से जो ये एक नंबर है, ये अलग सेपरेट नहीं है, ये एक नंबर है कि इससे नीचे जितने भी प्राइम है वो ये है, n नंबर इतने हैं। दिस टेबल इज इंडिकेट दैट द सीरीज ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। इन फैक्ट वन कैन प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम व्हिच इज बाय यूक्लिड। अभी हम ये यूक्लिड का एक थ्योरम प्रूव करना चाहते हैं कि द नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। अभी हमने क्या प्रूव करना है कि द नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। Suppose the number of prime is finite and they are 2, 3, 5, 7, p, where p being the last prime. For number of prime infinite, हमने supposition क्या लिया कि नंबर प्राइम ये finite है 2, 3, 5, 7, p, where p is the last prime. Consider this integer, फिर हमने एक integer consider किया, ये another integer है, this is not this p, this is another p,
p हमने एक इंटीजर कंसिडर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अप टू 1 प्लस 1. नाउ p, ये p, दिस p इज नॉट डिविजिबल बाय, लेकिन ये नंबर जो है ये न 2 पर डिविजिबल है, न 3 पर, न 5 पर p. क्यों बना? क्योंकि इसके साथ प्लस 1 है. तो सो दिस नंबर अब ये देख ले, ये नंबर जो है ये दिस नंबर this number is not divisible by this or this, because if आप ये देख ले तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई अप टू 1 p प्लस 1 ये नंबर हमने कंसिडर किया है. अभी ये एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंटीजर का कोई प्राइम डिवाइजर नहीं है, और हमने इस सपोजिशन में ये लिया कि ये प्राइम फाइनाइट है, और वो फाइनाइट प्राइम कौन से है? 2, 3, 5, 7 p बीइंग द लास्ट प्राइम. सो हमें एक नंबर मिल गया ये वाला कि इस नंबर का कोई प्राइम डिवाइजर नहीं है, बिकॉज इट इज clear that this number is not divisible by 2, not divisible by 3, not divisible by 5, not divisible by this p. So लेकिन हमने एक दूसरा थ्योरम किया है, अगर आपको याद है थ्योरम 3.1 कि एवरी इंटीजर हैज अ प्राइम डिवाइजर. ये भी एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, लेकिन दिस इंटीजर हैज नो प्राइम डिवाइजर एमंग दिस. इसका मतलब ये है इसका प्राइम डिवाइजर नहीं है. हमने प्राइम फाइनाइट ली थी, लेकिन इस प्राइम में इसका डिवाइजर नहीं है. लेकिन थ्योरम 3.1 इंडिकेट दैट एवरी इंटीजर हैज अ प्राइम डिवाइजर. सो दिस contradict the fact that every integer one is a prime divisor. लेकिन ये इंटीजर का तो कोई प्राइम डिवाइजर नहीं है, इसका प्राइम डिवाइजर जरूर होगा, लेकिन इसमें तो नहीं है ना. हमने सपोजिशन में ये लिया है, वी सपोज दैट दीज इंटीजर्स आर फाइनाइट, बट आप अंडरस्टैंड होंगे. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. वी कंसिडर दिस इंटीजर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू 1 p प्लस 1. सो दिस इंटीजर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 3, 5 इस प्लस 1 की वजह से. इसका मतलब ये है इस इंटीजर का प्राइम डिवाइजर नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं? हमने प्राइम फाइनाइट ली थी. सो दिस कंट्राडिक्ट थ्योरम 3.1. थ्योरम 3.1 तो ये स्टेट, थ्योरम 3.1 स्टेट दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम डिवाइजर. लेकिन हमें ये एक नंबर मिल गया कि हैज नो प्राइम डिवाइजर, क्योंकि हमने तो प्राइम फाइनाइट ली थी. इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ प्राइम are infinite. Now p is not divisible by the prime 2, 3 phi. This means that phi has no prime divisor. If p has no prime divisor, because these are the only prime which exists according to our assumption, this contradiction to the theorem 3.1 which state that every integer p has a prime divisor, this contradiction arises due to wrong supposition that the number of prime is finite, therefore the number of prime is finite, which prove the required result. फिर हम आप लोगों ने ये थ्योरम खुद करना है, ये वाला. There exists infinitely many primes of the form 4n-1 and 4n+3. You have to prove this theorem. This is like the above theorem. जिस तरह मैंने ये 3.6 theorem explain किया है, 3.6 theorem, the number of prime is finite. Similarly, you can prove this theorem 3.7. I think for today it is enough, and inshallah in the next lecture we will explain Fermat numbers, Mersenne number, etc. So I think आज के लेक्चर में मैंने ट्राई किया है. आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आप इसको रियलाइज कर ले तो हमने 2-3 थ्योरम किए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. दूसरा हमने किया है कि एक नंबर हमने किस तरह डिटेक्ट करना है कि ये प्राइम है या नहीं है. तीसरा फिर हमने ये प्रूव किया है कि द नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट. ये थ्योरम आप लोगों ने खुद करना है. इंशाल्लाह मैं आप इसको देख ले, क्वेश्चन कर ले. सी यू इन द नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़. थैंक्स. अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन. थैंक्स.
अल्लाह हाफिज़।